हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर है ना वो केमिस्ट्री का चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये चैप्टर बच्चों आप देखना टीजीटी साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये पीजीटी एस्टेट पीजीटी के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रीवियस ईयर लगाओ, जब देखो तब देखना इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको एक बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से करेंगे इस चैप्टर को। अब देखो, केमिकल बॉन्डिंग। बॉन्डिंग बॉन्डिंग क्या होती है? बॉन्ड बनाना। ठीक है, दो एटम आपस में मिलकर या दो मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जो बॉन्ड बनाते हैं, जो इंटरेक्शन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है बच्चों? बॉन्डिंग होती है दो टाइप की। सबसे पहले होती है इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, और दूसरी बॉन्डिंग होती है इंटर मोलिकुलर बॉन्डिंग, इंटर मोलिकुलर बॉन्डिंग। अब देखो बच्चों, एटॉमिक बॉन्डिंग यानी कि दो एटम मिलकर आपस में बॉन्ड बनाए, मॉलिक्यूलर यानी कि दो मॉलिक्यूल्स मिलकर बॉन्ड बनाए। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। अब अच्छा, जो इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग है इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग आती है? आयनिक बॉन्ड इसी में आता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड इसी में आता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इसी में आता है, और मेटेलिक बॉन्ड इसी में आता है। ठीक है, अब देखो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं? वंडरवाल फोर्सेज आती है। ठीक है, वंडरवाल फोर्सेज। अब बच्चों, जो वंडरवाल फोर्सेज है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में लगती है। ठीक है, ये भी हमारे पास 5 टाइप की है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जो क्वेश्चन आता है ना कि किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा, किसका डाइपोल मोमेंट कम है, तो हम यहीं से निकालेंगे। अब एक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बच्चों देखो दो टाइप की होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में दो टाइप की होती है। नंबर एक इंटर और दूसरा इंट्रा। ठीक है, इंटर दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इंट्रा एक एक ही एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नाइट्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दो टाइप की होती है। अब यहाँ से जो इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग है इसमें देखो आयनिक हमें पढ़ना है, कोवलेंट पढ़ना, कोऑर्डिनेशन। जो मेटालिक बॉन्ड है ना वो क्या होता है बच्चों? अब देखो एक वायर ले ली मैंने। ठीक है, वायर है एक कॉपर की, उसमें कॉपर के सारे, उसमें सारे क्या है? कॉपर के एटम प्रेजेंट है। ठीक है, ये कॉपर के एटम है, ये इनका न्यूक्लियस है। यहाँ पे इनके क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है। अब देखो जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ है? किसके साथ बॉन्ड बनाता है? इसके न्यूक्लियस के साथ। कुछ इंटरेक्शन शो करता है, यहाँ पे कुछ इंटरेक्शन शो करता है, ये भी इनके साथ इंटरेक्शन शो करता है। एक है ना 3D टाइप नेटवर्क की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर। ये आपका बेसिक नॉलेज थी कि हमें क्या पढ़ना, कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये आपकी बेसिक थी। अब जो पहली बात, तो पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बॉन्ड बनते क्यों हैं? क्या जरूरत पड़ी हमें बॉन्ड बनाने की? ठीक है, ऐसे के एटम खुश नहीं थे क्या अकेले? तो नहीं, खुश नहीं थे, क्योंकि हर एक एटम हो, इंसान हो, कोई भी हो, उसको एक स्टेबिलिटी की जरूरत होती है। ठीक है, स्टेबिलिटी मतलब एटम है वो एक अनस्टेबल है। जैसे आप देखो, एग्जाम्पल से बता देती हूँ सबसे पहले कि हमारे पास दो रूल आए थे जो केमिकल बॉन्डिंग को डिफाइन किया था, जिसमें एक था ऑक्टेट रूल। ठीक है, ऑक्टेट रूल जो बाद में मतलब फ्लॉप कर गया था ये मानो, लेकिन हम फॉलो तो अभी भी कर रहे हैं। ऑक्टेट रूल ने क्या बताया था कि कोई भी एटम है अगर वो तब तक स्टेबल नहीं हो सकता जब तक उसके वैलेंस सेल या तो ऑक्टेट उसका कंप्लीट ना हो या डुप्लेट कंप्लीट ना हो। वैलेंस सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये होने जरूरी है, तब तक जो हमारा एटम है वो स्टेबल नहीं हो सकता। ठीक है, अब एग्जाम्पल से बता देती हूँ कैसे। अब देखो बच्चों, जो हमारा सोडियम है ना, सोडियम के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या तो ये इस एक को छोड़ दे या फिर 7 को ले ले, तभी स्टेबल होएगा। तो इसने क्या किया? अपना 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। ठीक है, अब जो क्लोरीन है उसके पास वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, या तो ये इस एक को ले ले या इस 7 को छोड़ दे। तो इसने भी क्या किया? अपनी सहूलियत के हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया यहाँ से। ठीक है, वैलेंस सेल में कितने हो गए? 2, 8 और 8। वैलेंस सेल में 2 और 8, और फिर Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव NaCl, यहाँ से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। अब ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है,
स्टेबल है अभी। तो ऑक्टेट पूरा हो या फिर डुप्लेट, जैसे हाइड्रोजन के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के थ्रू, एक और ले लेता है, तो वो क्या होगा अपना, और उसने अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। ठीक है, तो ये थ्योरी थोड़ी सी फ्लॉप कर गई थी, फॉलो अभी भी कर रहे हैं। जो दूसरी बात आई थी वो आई थी बच्चों पोटेंशियल एनर्जी की। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी इंसान हो, एटम हो या कोई भी चीज हो, क्या चाहेगा कि वो है ना मिनिमम एनर्जी में रहे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी एक अनस्टेबिलिटी की ओर लेके जाती है। अब एक ये देखना एग्जांपल, ये 2 बॉल बना लेती हूँ मैं, 2 यहाँ पे एक और यहाँ पे, ये कोई बॉल थी, इसके ऊपर मैंने कोई छोटी चीज रखी, और ये बॉल थी, इसके ऊपर छोटी चीज रखी। अब ये बताओ, देखो इन दोनों में से स्टेबल कौन सी है? ये यहाँ से गिरने के चांस बहुत ज्यादा है इसके, लेकिन ये क्या है, ये गिरने के चांस 0 है। तो ये क्या स्टेबल है, और ये क्या है, अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल क्यों है बच्चों? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, हाई है। ये हाई पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर है। ठीक है, ये लो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। तो कोई भी चीज जो पोटेंशियल एनर्जी को हमें कम करना जरूरी है, एक मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का, अब देखो एक डायग्राम से समझाते हैं। ये कोई एटम है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, ये कोई एटम है और ये एटम, ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये न्यूक्लियस है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है, इसका ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें ना 2 टाइप की फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, 2 टाइप की फोर्सेस सबसे पहले लग रही है इसमें अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स सबसे पहले इसमें लग रही है रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स किस लिए भाई? जब ये पास आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल कर देंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स, और इसके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्स है। ठीक है, अब दूसरी जो लग रही है इसमें अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स किसके बीच में लग रही है बच्चों? जब ये पास आएंगे तो इसका न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इसका न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, 2 टाइप की फोर्स लग रही है। अब मैं एक डायग्राम से समझाती हूँ आपको कैसे, इंपॉर्टेंट डायग्राम ये पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, यहाँ पे आर है वो है इन्फिनिटी, पोटेंशियल एनर्जी है वो है 0। अब देखो आर क्या है, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच, इन दोनों एटम के बीच की जो डिस्टेंस है ना, जिस डिस्टेंस के ऊपर ये है वो है आर। ठीक है, और जो ये एटम किस पोटेंशियल एनर्जी पे है वो हमने ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे। अब एक बात बताओ बच्चों, देखो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं 2 मॉलिक्यूल को आपस में पास ले आई, ठीक है, क्योंकि इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्शन फोर्स में थे, ये दोनों पास आ गए। लेकिन अगर ये कोई एक ऑप्टिमम डिस्टेंस से ज्यादा पास आ गए ना, तो जो इसका इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक ऑप्टिमम डिस्टेंस से ज्यादा दूर चले गए तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में जो अट्रैक्शन है ना वो भी शो कर रहे हैं, वो भी अनस्टेबल हो जाएगी। मतलब एक डिस्टेंस ऐसी है जहां अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम है और रिपल्सिव फोर्स मिनिमम है, वो डिस्टेंस है, मान लिया हमने आर है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्टिमम डिस्टेंस है कि इससे ज्यादा दूर जा नहीं सकते और इससे ज्यादा पास आ नहीं सकते। तो ये क्या, इनके बीच में क्या है, बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब अगर मॉलिक्यूल यहाँ पे आर बोथ इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, दोनों मॉलिक्यूल इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वैसे ही 0 है। अब मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आना स्टार्ट कर दिया, ये आर है, अगर मॉलिक्यूल ने एक दूसरे के पास आना स्टार्ट कर दिया, आते 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 यहाँ पर आ गए जहां पर पोटेंशियल एनर्जी, मैं देख लेती हूँ दिख रहा है क्या यहाँ पे, नहीं दिख नहीं रहा बच्चों, एक मिनट फिर से बना देते हैं। अब देखो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारा आर है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी है 0, ये ऐसे। ठीक है, अब देखो बच्चों आर है
जो हमारा, अगर ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते गए, ठीक है, पास आते गए यार, ये पास आते गए, पहले इन्फिनिटी डिस्टेंस पे थे, एक एटम कहीं था, एक एटम कहीं था, जब एक दूसरे को क्लोज लाया गया, आते 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 पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है 0, यहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, ठीक है। तो आते आते क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गई। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों, की मॉलिक्यूल जो एटम है वो हद हाईली स्टेज में पहुंच गया, ये इससे अच्छी स्टेज में पहुंच ही नहीं सकता था अगर इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव है। तो ये जो डिस्टेंस इसने कवर की ये है r, ये एक ऑप्टिमम डिस्टेंस है, इससे दूर गए तो न्यूक्लियर फोर्स जाने नहीं देगी और इससे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन आने नहीं देगी, तो ये बिल्कुल एक ऑप्टिमम डिस्टेंस पर पहुंच गई ये मॉलिक्यूल। लेकिन अगर मैं इसको और पास ले आऊं इसके, ठीक है, अगर हम इसको और पास ले आए तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल बहुत ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अगर मैं पास ले आई तो देखो पोटेंशियल एनर्जी फिर से बढ़ने लगी। अगर मैं इनको इतना पास ले आई कि ये और ये बिल्कुल ऐसे चिपक गए तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव में चली जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जितनी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल उतना ही अनस्टेबल होएगा। तो इनके बीच में दो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस न्यूक्लियस की रिपल्सन, मॉलिक्यूल बिल्कुल ही अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये ग्राफ से मैंने आपको समझा दिया ये कि बॉन्ड बनते क्यों है, ठीक है, बॉन्ड क्यों बनते हैं, ग्राफ से मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब बच्चों देखो हमारे पास क्या है, अब सिलेबस में जो आपके पेपर में भी आता है आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड किस किस के बीच में बनता है बच्चों, मेटल के बीच में और नॉन मेटल के बीच में। इसमें जो एक मेटल है वो अपना कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देती है और नॉन मेटल उसका इलेक्ट्रॉन ले लेती है, ठीक है, उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, कंप्लीटली ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। अभी मैंने एक एग्जांपल समझाया था वही समझा देती हूँ। Na है 2 8 1 है, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और 2 8 एक स्टेबल पोजीशन में ये पहुंच गया, ठीक है। अब देखो Cl है, Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और Cl नेगेटिव में पहुंच गया, ठीक है। 2 8 7 2 8 8, ठीक है। अब देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्या बन गए, NaCl बन गए, ठीक है। अब Na पॉजिटिव से इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ही ज्यादा है। आयनिक बॉन्ड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पूरी जितने बॉन्ड मैंने बताए हैं उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बॉन्ड है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। अब देखो एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़े, दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिए और आपस में ये हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर आ गई, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों आयनिक बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। जो इसके फोर्स है, फोर्स किसके इक्वल है, Q1 Q2 R², फोर्स किसके इक्वल है, Q1 Q2 R²। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर हम क्या लिख लेते हैं, K, Q1 Q2 R²। जितना चार्ज ज्यादा फोर्स ज्यादा, जितनी रेडियस कम उतनी फोर्स। अब एक बात बताओ, जो दो एटम आपस में जितना क्लोज आएंगे फोर्स उनके बीच में उतनी ज्यादा होगी, एक तो इन्फिनिटी के ऊपर हो और एक पास में हो, तो फोर्स किसकी ज्यादा होगी, जिसकी रेडियस कम हो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब हम कर लेते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इतना समझ में आ गया नहीं, आयनिक बॉन्ड सिंपल है, एक अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेगा और दोनों आपस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बन जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। इसकी प्रॉपर्टी हम अभी करेंगे, पहले एक बार लेविस डॉट स्ट्रक्चर समझा देती हूँ आपको। अब देखो लेविस ने क्या दिया था बच्चों, अब Na है, Na पॉजिटिव, Cl है, Cl नेगेटिव, ठीक है। लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे रिप्रेजेंट करोगे, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl के 2 3 4 5 6 7 है इसके वैलेंस सेल में, Cl के वैलेंस सेल में डाल दिया, ठीक है। ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही डॉट से रिप्रेजेंट करना है, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही डॉट से रिप्रेजेंट करना है। इसने अपना इसको Cl को दे दिया, ठीक है। ये क्या है, एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में अगर ये दे के पूछ ले कि ये क्या है लेविस डॉट स्ट्रक्चर,
या इसकी बना के दिखाओ लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो ये होगी। इसमें बैलेंस जो इलेक्ट्रॉन है उसको आपको एक डॉट से रिप्रेजेंट करना है। अब मैं एक आयनिक बॉन्ड का एक और एग्जांपल ले लेती हूँ जो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर MgCl2 है, हमें बनाना है MgCl2, ठीक है। अब हमें पता है जो मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 2 8 और कितने 2, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये 2 को छोड़ दे या फिर ये 6 को ले ले, ठीक है। अब इसने क्या किया, 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ दिया, ठीक है। अब जो Cl है, Cl ने क्या किया, Cl2 ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया और क्या बना दिया 2Cl नेगेटिव, ठीक है, 2Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन करके क्या हो जाएंगे, Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव, MgCl2। ये बच्चों आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आयनिक बॉन्ड की। और आयनिक बॉन्ड में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक बॉन्ड का बहुत ज्यादा होता है। एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेज के अंदर अब अगर हम नमक को, NaCl नमक होता है, उसको हम अगर पानी के अंदर डाल दें तो वो बहुत जल्दी पानी के अंदर घुल जाता है, ठीक है। इसका मतलब वो बिल्कुल सोल्यूबल है पानी के अंदर, मोल्टन स्टेज के अंदर, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी अभी करवाऊंगी मैं और भी आयनिक बॉन्ड की, जो हमारे पेपर में आती है, पूछी जाती है, ठीक है। उससे पहले कंसेप्ट है जो बिल्कुल डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है, ठीक है। कंसेप्ट है इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब देखो बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। जैसे अगर हम ग्रुप 1 से स्टार्ट कर दें तो हमारे पास क्या है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है। ये क्या करते हैं बच्चों, ये अपना जो वैलेंस सेल है ना, वैलेंस सेल में क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक को छोड़ते हैं, तो इनकी वैलेंसी है एक। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो गेन करे या लॉस करे। हाँ, एक बात और, अगर इलेक्ट्रॉन कोई गेन करता है, मान लिया नाइट्रोजन वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी -3 नहीं होएगी, उसकी वैलेंसी भी +3 होएगी, क्योंकि वैलेंसी कोवैलेंसी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव में ली जाती है। हमें इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ग्रुप सेकंड है, ग्रुप सेकंड में कौन सा आएंगे, बेटा मांगे कार, ठीक है। ग्रुप इसमें तो इनकी वैलेंसी कितनी है, अभी मैंने दिखाया था मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, इनकी वैलेंसी है 2, क्योंकि वैलेंस सेल में 2 8 और 2 होते हैं इसके वैलेंस सेल में, इनके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वैलेंस सेल इसकी कोवैलेंसी कितनी होगी, 3। अब ग्रुप 3 है, ग्रुप 3 से लेकर और ग्रुप 12 तक हमारे डी ब्लॉक चलेंगे। ग्रुप 3 से और हमारा ग्रुप 12 तक डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक की कोई फिक्स वैलेंसी नहीं होती, डी ब्लॉक बहुत वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी शो करते, कभी +2 करते, कभी प्लस, आयरन है +2 भी शो कर देता है, +3 भी, उनकी कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हम उनको नहीं लेंगे यहाँ पे, हम सिर्फ उनको लेंगे जिसकी फिक्स है, जो इतने ही शो करते हैं, ठीक है। अब देखो ग्रुप 13 में क्या है, बोरोन और एल्यूमिनियम जो कितनी वैलेंसी को शो करते हैं, बोरोन और एल्यूमिनियम जो कितनी वैलेंसी को शो करते हैं, 3 को। या तो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज आपने देखा होगा, एल्यूमिनियम का +3 चार्ज होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम का चार्ज कितना होता है, +3। पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, दूसरे में कितने होते हैं, 3 5, ठीक है। तो इसमें कितना चार्ज होता है, ये 3 लेके अपना वैलेंस सेल को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है, 3। अब ग्रुप 14 है कार्बन, सिलिकॉन, ये कार्बन फैमिली, कार्बन सिलिकॉन। बच्चे देखो, ये इनके जो वैलेंस सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। इनकी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है ना, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते, ये आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते, वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब देखो, इनका आयनिक बॉन्ड तो बनता नहीं। अब इससे आगे नाइट्रोजन फैमिली, उससे आगे नाइट्रोजन, फास्फोरस,
ये 3 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो इनकी वैलेंसी 3। ऑक्सीजन सल्फर कितनी वैलेंसी है? 2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब तीसरा क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, तो इनकी वैलेंसी है 1। तो कोवैलेंसी आपसे सीधा पूछेगा, नाइट्रोजन फैमिली कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी है? नाइट्रोजन फैमिली की कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी है बच्चों? 3। और ऑक्सीजन फैमिली की कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी है? 2। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की कितनी वैलेंसी है? 1। तो ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और अब आगे देखो बच्चों, अब देखो आयनिक बॉन्ड में हमें इलेक्ट्रोवैलेंसी का पता चल गया कि कौन कितने लेता है, कौन कितने छोड़ता है। ठीक है, हमें बॉन्ड का पता चल गया कि कैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब जो एनर्जी की बात कर लेते हैं आयनिक बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में एनर्जी की बात कर लेते हैं। अब देखो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ठीक है, और क्लोरीन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। इसने जब इलेक्ट्रॉन लिया ना तो एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, और जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ा ना तो एनर्जी को इसने पहले अब्जॉर्ब किया फिर छोड़ा। भाई इसको ना पहले हमने एनर्जी दी कि तू 1 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल वाला है उसको निकाल, पहले इसको एनर्जी देनी पड़ती है। आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं इसको। इसको आयनाइजेशन एनर्जी दी हमने कि रिमूव करवाने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए इसको हमने आयनाइजेशन एनर्जी दी, तब इसने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, यहाँ पे क्या हुई है? एनर्जी अब्जॉर्ब हुई है, अब्जॉर्ब। और यहाँ पे क्या हुई है? एनर्जी रिलीज हुई है। यहाँ पे क्या हुई है? एनर्जी रिलीज हुई है। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जो एनर्जी निकलेगी यहाँ पे एनर्जी रिलीज होएगी, क्योंकि ये स्टेबल बन गया, ये स्टेबल बन गया, दोनों स्टेबल आपस में मिलेंगे तो एनर्जी रिलीज होएगी। उस एनर्जी को बच्चों हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी क्या होंगे? जो गैसेस कटायन और गैसेस अनायन जब आपस में बॉन्ड बनाते हैं, गैसेस कटायन एंड गैसेस अनायन कंबाइन करते हैं, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। व्हेन गैसेस कटायन एंड गैसेस अनायन कंबाइन द एनर्जी इज रिलीज्ड, तो उस एनर्जी को क्या बोलते हैं बच्चों? हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी को क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये एक जो बनता वो बनता हमारे पास 1 मोल। तो 1 मोल NaCl को बनाने के लिए, 1 मोल NaCl को बनाने के लिए कितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको भी क्या बोलते हैं? लैटिस। ये डेफिनेशन है दोनों, लैटिस एनर्जी पूछ लेता है टीजीटी में ना, 9th 10th का एडवांस लेवल पूछता है और 11th और 12th का बेसिक लेवल पूछता है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ये दिखने में सिंपल लग रहा है लेकिन जब क्वेश्चन आता है ना तब हमें समझ नहीं आता। ठीक है, 1 मिनट। हाँ बच्चों देखो लैटिस एनर्जी, अब लैटिस एनर्जी मैंने बता दिया गैसियस मॉलिक्यूल, ये गैसियस मॉलिक्यूल है दोनों, गैसियस। ठीक है, गैसियस मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करेंगे और 1 मोल NaCl का बनाएंगे और उससे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलते हैं? हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब है ना हमें लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ना कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन। अब देखो लैटिस एनर्जी है ना बच्चों, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी को हम ऐसे डायरेक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते कि एक Na का ले लिया और एक Cl नेगेटिव ले लिया और उनको मिला दिया और पता चल गया हमें कितनी एनर्जी। नहीं, हम इसको डायरेक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते, डायरेक्ट हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम एक बोर्न हाइबर साइकिल से डिटरमाइन करते हैं, बोर्न हाइबर साइकिल। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है बोर्न हाइबर साइकिल, इसमें लैटिस एनर्जी बताओ। ठीक है, तो हम इसको बोर्न हाइबर साइकिल से डिटरमाइन करते हैं लैटिस एनर्जी को। अब हम बोर्न हाइबर साइकिल को देखते हैं कि कैसे कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो लिखो बोर्न हाइबर साइकिल, बोर्न हाइबर साइकिल। उससे पहले एक टर्म है एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, एनर्जी ऑफ
फॉर्मेशन, एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, सॉरी हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, देखो हमें यही तो निकालना है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी हीट फॉर्म हुई जब दो गैसेस एनायन आपस में मिल गए तो कितनी हीट फॉर्म हुई। तो इसकी जो डेफिनेशन है वह क्या है बच्चों, कि जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई व्हेन 1 मोल, जैसे हमने Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलाया ना, NaCl, तो जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड, ये 1 मोल बना, किससे बना ये 1 मोल, इस Na से और Cl से, इनकी प्योर स्टेज से, इसमें प्योर स्टेज से, मतलब Na हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है, Na हमें सॉलिड स्टेट में मिलता है और Cl हमें गैसियस स्टेज में मिलता है। तो इनकी प्योर स्टेज से कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई NaCl बनने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म इट्स एलिमेंट, अमाउंट, कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई जब 1 मोल NaCl बना, किससे, प्योर स्टेज से, NaCl की और Cl की प्योर स्टेज से। इसको लैटिस एनर्जी से कंपेयर मत करना, वहां पे ये गैसियस स्टेज में था, वहां पे ये गैसियस स्टेज में, गैसियस ये था, गैसियस अनायन एंड कटायन फॉर्म, उसमें डेफिनेशन में क्या था, गैसियस अनायन और गैसियस कटायन फॉर्म होते हैं और तब जाके हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl बनता है, ठीक है। ये क्या है, प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट में Na पॉजिटिव, प्योर स्टेट में ये गैस फॉर्म में मिलता है क्लोरीन हमें, और तो ये हमें NaCl, यहाँ पे NaCl हमें सॉलिड, NaCl हमें 1 मोल NaCl का बनता है, उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा HF की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, कि ये और ये आपस में कंबाइन करें इनकी प्योर स्टेज में और हमें NaCl मिल गया, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई वो हमें डेल्टा HF हमें निकालनी है, कि हमें कौन कौन सी एनर्जी देनी पड़ी इनको, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो Na था सॉलिड स्टेज में, हमारे पास प्योर है, ठीक है, सॉलिड, और Cl2 हमें क्लोरीन गैस Cl2 में मिलती है, लेकिन हमें तो इसका हाफ ही मोल चाहिए NaCl बनाने के लिए, ठीक है, हमें 2 मोल नहीं चाहिए, हाफ मोल चाहिए। Na को सॉलिड से हमें पता है, मैंने जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना वो एक गैसियस स्टेट से निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है वो गैसियस स्टेट से निकलता है, तो Na सॉलिड से हमें Na का गैसियस स्टेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कौन सी एनर्जी देकर, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन एनर्जी देकर, ठीक है। अब देखो Na जब अगर गैसियस स्टेज में निकल गया, छोटा छोटा लिख लेते हैं कहीं दिखे ना, Na गैसियस, अब जब अगर Na गैसियस में आ गया तो Na को Na से आयनाइजेशन एनर्जी देकर हम Na पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ तक पहुंचाने में ये 2 एनर्जी काम कर रही है, सब्लिमेशन एनर्जी भी इसको देनी पड़ती है और आयनाइजेशन एनर्जी भी इसको देनी पड़ती है, पॉजिटिव साइन हमें दी, हमने एनर्जी इसको दी है, ठीक है। अब क्लोरीन है, पहले तो हमने क्लोरीन के मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा, Cl, हमें तो Cl चाहिए, तो इसको तोड़ने के लिए डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, डिसोसिएशन, पर हमें एक क्लोरीन के लिए एक डिसोसिएशन, लेकिन हमारे पास तो क्लोरीन का हाफ मॉलिक्यूल है, तो हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ से हमें क्या मिल गया, क्लोरीन मिल गया, ठीक है। अब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करवाने के लिए कौन सी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी क्या होगी, इसमें रिलीज होएगी, एनर्जी क्या होगी बच्चों, इसमें रिलीज होएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन और Cl नेगेटिव, ठीक है। अब देखो ये दोनों आपस में मिलकर, ये दोनों Na पॉजिटिव क्लोरीन आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, NaCl, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, ठीक है। लैटिस, मैं एक बार देख लेती हूँ दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। अब देखो बच्चों, जो हमारे पास डेल्टा HF है ना, हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो किसके इक्वल निकला, यहाँ से किसके इक्वल निकला, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एनर्जी ये भी रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी भी रिलीज होती है, तो माइनस लैटिस एनर्जी,
ठीक है, इसके इक्वल डेल्टा एच एफ निकला। अब बच्चों आपसे पेपर में ये दे देगा और इसकी चार साथ में कुछ और दे देगा, सब्लिमेशन लिख के आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, ऐसा कुछ दे देगा दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन कुछ, फोर्थ ऑप्शन कुछ, आपसे ये निकलवाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो सारा प्रोसीजर जो मैंने करके दिखाया ना, ये एक बार या दो बार आप करोगे ना, बिल्कुल इजी लगने लगेगा। ठीक है, और आपसे ये एग्जाम में ये पूछता है डेल्टा एच एफ क्या होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं। एक और एम जी का और करवा देती हूँ मैं, एम जी ओ। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखो एम जी है, सॉलिड स्टेट में है, प्लस में O2 है, हाफ ही चाहिए हमें तो ऑक्सीजन है। ठीक है, क्या मिलके बन गया MgO। ठीक है, अब ये सॉलिड स्टेट में है तो हमें क्या करना है इसका, इसमें सॉलिड स्टेट को सब्लिमेशन एनर्जी देकर Mg गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब हमें इसमें जो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी डालनी है बच्चों, क्योंकि इसमें दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, Mg के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है जो दोनों रिमूव एक साथ नहीं करवा सकते हम। पहले आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, Mg पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, Mg2 पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ से वही सेम प्रोसीजर, डिसोसिएशन एनर्जी दी, इसको तोड़ने के लिए हमें तो एक ही ऑक्सीजन चाहिए, तो डिसोसिएशन एनर्जी दी, लेकिन एक मॉलिक्यूल के लिए एक डिसोसिएशन एनर्जी, हाफ के लिए हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन लेना है, ऑक्सीजन को पहले एक इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट O नेगेटिव, फिर ऑक्सीजन O नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड, ऑक्सीजन नेगेटिव ने फिर से एक इलेक्ट्रॉन लिया, O2 नेगेटिव। अब इन दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना लिया Mg, ये क्या है लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, अब फिर से बता देती हूँ, सॉलिड स्टेट में था, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए सब्लिमेशन, क्योंकि गैसीय से ही हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। यहाँ पे गैसीय स्टेट में इलेक्ट्रॉन आने के बाद आयनिक एनर्जी फर्स्ट देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Mg से, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे Mg, आयनिक एनर्जी सेकंड देंगे। सेम डिसोसिएशन, पहले ऑक्सीजन को तोड़ेंगे यहाँ से, डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2। ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए एक डिसोसिएशन, हाफ के लिए हाफ। फिर यहाँ से एक डिसोसिएशन तोड़ दिया हमने, गैसीय स्टेट में है, फिर इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो कौन सी एनर्जी रिलीज होगी बच्चों, लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो हमारे पास जो डेल्टा एफ है यहाँ से क्या बनेगा, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस में आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड, और प्लस में डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2, माइनस, माइनस क्यों है बच्चों, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड, प्लस सॉरी माइनस, माइनस ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज हुई एनर्जी, और लैटिस एनर्जी भी एनर्जी रिलीज होती है, लैटिस एनर्जी, ये इसका डेल्टा एच एफ बनेगा। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको समझाने की। इसमें इससे बाहर नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ यही दो एग्जाम्पल भी याद करोगे ना, तो इनसे बाहर और एग्जाम्पल भी नहीं पूछेगा, क्योंकि टीजीटी साइंस है ना, थोड़ा बेसिक ही पूछता है 11th-12th का। ठीक है, अभी हम कर लेते हैं लैटिस एनर्जी है, इसके किस किस के फैक्टर, कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी डिपेंड क्या, किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखो बच्चों, फोर्स हमारे पास वो क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन में R²। फोर्स जितना ज्यादा, R कम होनी चाहिए तभी फोर्स ज्यादा होगा। अब जो लैटिस एनर्जी है, अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा आएगी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्सेस, फोर्स के इक्वल। ठीक है, फोर्स ज्यादा, लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा जितना फोर्स ज्यादा, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, जितना ज्यादा चार्ज होएगा, चार्ज, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज ऑफ आयंस, आयंस के चार्ज के ऊपर। अब देखो, जितना मैं चार्ज ज्यादा करूंगी
उतने ही जो जब वो बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि उतना ही स्टेबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, चार्ज ऑफ आयंस के ऊपर भी लैटिस एनर्जी हमारी क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, और लैटिस एनर्जी तीसरा फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज के ऊपर। बच्चों अगर साइज बहुत बड़ी बड़ी साइज वो आपस में जब बॉन्ड बनाएगी तो वो इतनी एनर्जी, इतनी स्टेबल तो होती नहीं, बड़ी साइज तो इतनी स्टेबल नहीं होगी, तो एनर्जी क्या होगी, कम रिलीज होगी। तो लैटिस एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी, कम। साइज जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, फोर्सेस के ऊपर करती है, और साइज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं। अब देखो यही क्वेश्चन 1, NaF है और MgF2 है। ये बताना इनमें दोनों में से लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, सिंपल पूछा, लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, 1 की ज्यादा होगी या 2 की ज्यादा होगी। देखो अब हमें पता है फ्लोरीन तो सेम ही साइज की है, फ्लोरीन तो सेम ही साइज की, बात रहेगी इस आयंस की। ठीक है, ये है इसके पास चार्ज है, इनका आयंस का जो साइज है वो भी लगभग सेम ही है, तो साइज भी हट गया और इसका अनायन का साइज भी हट गया। तो इसमें बचा क्या, नाइट्रोजन है उसके पास सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे Mg है उसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, MgF2 वाले की ज्यादा होगी। ठीक है, MgF2 वाले की ज्यादा होगी। सेकंड एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, अच्छा सा ले लेते हैं, आपके पेपर में आया हुआ लिथियम 2 O2 नेगेटिव Li3 ON। अब ये देखो लिथियम लिथियम सेम है, ये भी लिथियम है और ये भी लिथियम है। ठीक है, यहाँ पे कितना चार्ज है अनायंस के ऊपर, 2 नेगेटिव, लेकिन हमें पता है नाइट्रोजन के पास कितना चार्ज होता है, 3 नेगेटिव। लैटिस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी। इसको सिंपल 3 ही चीज देखनी है हमने, 3 भी नहीं, हमें साइज देखना या फिर चार्ज देखना। यहाँ पे चार्ज डोमिनेट कर रहा है, हमने चार्ज देख लिया। ठीक है, इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होती है, तो आपके क्वेश्चन सीधे यही पूछेंगे आपसे। ठीक है, अब हम आगे कर लेते हैं। आगे हमारा टॉपिक है फजान रूल। फजान रूल, फजान रूल क्या होता है, देखो बच्चों कई बार क्या होता है ना, जो आयनिक बॉन्ड है वो 100% आयनिक नहीं रहता। देखो कोई भी चीज 100% तो होती नहीं, तो कई बार जो आयनिक बॉन्ड है ना वो 100% आयनिक नहीं होता। वो आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, तो इसी कोवलेंट कैरेक्टर को किसने एक्सप्लेन किया था, फजान ने। ठीक है, मतलब क्या है कि कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, ये किसने एक्सप्लेन किया था, फजान ने। कैसे एक्सप्लेन किया था, अब देखना, ये हमारे पास कोई पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और ये हमारे पास कोई अनायन है। ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है और ये हमारे पास कोई अनायन है। ठीक, जो इसके इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन अनायंस के, वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और अट्रैक्ट होते होते अपनी शेप को थोड़ा इस टाइप से कर लेते हैं, मतलब इसकी शेप में थोड़ा डिस्टॉर्शन आ जाता है, इसकी शेप में बच्चों डिस्टॉर्शन आ जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा और इसकी शेप बदल जाएगी और डिस्टॉर्शन आ जाएगा। फिर ये प्योर है, इनमें शेयरिंग टाइप स्टार्ट हो जाता है, शेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। पहले तो क्या था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कंप्लीटली चला गया, वो तो आयनिक बॉन्ड है, लेकिन ये है ना, ये थोड़ा शेयरिंग जैसा लग रहा है, शेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो शेयरिंग जो अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे अभी ये देखो HF है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है वैसे तो, लेकिन अगर हम कोवलेंट बॉन्ड और देखें, जो 2 एटम के बीच में शेयरिंग होती हो आपस में, 2 एटम के बीच में, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, इसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी, इन दोनों ने शेयर कर लिया। अब शेयर कर लिया तो
इससे देखोगे तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन, इससे देखोगे तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इनमें शेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो आयनिक बॉन्ड के अंदर जब कोवलेंट कैरेक्टर आ जाए उसको क्या बोलते हैं? फजान। उस कोवलेंट कैरेक्टर आ जाए तो आयनिक आयनिक नहीं रहता, प्योर आयनिक नहीं रहता, उसमें कुछ कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ये चीज किसने एक्सप्लेन की थी? फजान ने। ठीक है, अब फजान ने क्या बोला था? जो कटायन है ना हमारे पास, फजान ने क्या बोला था? जो कटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर इतनी आई थी कि उसने खींच लिया उसको। ठीक है, अनायन का साइज इतना बड़ा था कि वो चला गया। तो फजान ने इसको एक्सप्लेन किया। सबसे पहले जो, अब देखो फजान ने क्या बोला, कटायन कैसा होना चाहिए और अनायन कैसा होना चाहिए। आपको पेपर में क्या पूछेगा सीधा? लार्ज साइज ऑफ कटायन, स्मॉल साइज ऑफ अनायन। फजान रूल को एक्सप्लेन करो। गलत है ऑप्शन, क्योंकि जो कटायन का साइज है ना वो साइज ऑफ कटायन स्मॉल होना चाहिए खींचने के लिए। ठीक है, जितना छोटा साइज होएगा ना उतना एक अच्छे तरीके से खींच पाएगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड हो जाएगा ना उसका मास, तो उसको अच्छे तरीके से खींच पाएगा। तो साइज है उसका स्मॉल होना चाहिए कटायन का, तभी तो इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो क्या है? बढ़ जाती है। पोलराइजिंग पावर इसकी क्या है? बढ़ जाती है, और इसमें कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है, कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक है, तो कटायन क्या होना चाहिए? साइज है कटायन का वो छोटा होना चाहिए पोलराइजिंग पावर बढ़ाने के लिए। अब अनायन, दूसरी बात, एक पॉइंट ये है। दूसरा, जो चार्ज है ना, चार्ज, कटायन का साइज भी छोटा और उसके ऊपर उस पे चार्ज भी बहुत ज्यादा हो तो वो और अच्छे से खींच पाएगा। तो चार्ज भी इसमें क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। चार्ज भी क्या होना चाहिए? ज्यादा। चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए, तब क्या होगा? पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब अनायन देखो, इसमें एग्जांपल लेंगे मैं एक। चलो एक बार अनायन कर लेते हैं हम। अनायन देखो, अनायन का जो साइज है ना बच्चों, साइज वो भी, ठीक है, तभी वो खींच पाएगा। दूसरा, और चार्ज भी ज्यादा होना चाहिए। चार्ज भी क्या है? मोर। चार्ज भी बच्चों ज्यादा होना चाहिए और साइज भी बड़ा होना चाहिए, तभी वो क्या है? अच्छे से पोलराइज हो पाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है फजान रूल की। आपको पेपर में ऐसा ही मिलेगा कि साइज ऑफ कटायन स्मॉल, साइज ऑफ अनायन बिग, और ये क्या है? फजान रूल को एक्सप्लेन करता है ये फजान रूल को। आपको सीधा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। अब एक क्वेश्चन लेती हूँ मैं आपके सामने, बताना उसको। ठीक है, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है। अब ये बताओ, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव सीधा ये पूछेगा किसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। आपको ये देके ये पूछ लेगा कोवलेंट कैरेक्टर इनमें से सबसे ज्यादा कौन शो करेगा। तो जिस कटायन है, कटायन का साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इसमें आएगा, फिर इसमें, फिर इसमें। सीधा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सोडियम है, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम, सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर कौन शो करेगा? दूसरा पॉइंट क्या था? जिसके पास चार्ज ज्यादा हो वही कोवलेंट कैरेक्टर। चार्ज किसके पास ज्यादा है? एल्यूमिनियम के पास, ये कोवलेंट कैरेक्टर शो करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे इसके फजान रूल के। फजान रूल ने क्या एक्सप्लेन किया था? कोवलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया था। फजान रूल ने क्या किया था? कोवलेंट कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो नोबल गैस बच्चों, सूडो होती झूठी, झूठी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है ना, किसी भी चीज को पोलराइज करने की पोलराइजिंग पावर जो सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम पोलराइजिंग पावर होती है, वो होती है जिसके पास सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो। ये डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे। जैसे अब हमारे पास जो कॉपर है, जो हमारे पास कॉपर है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3d10 4s1। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है ये। जब मैं पीरियोडिसिटी कराऊंगी तब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगी। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉपर की, 3d10 4s1। ठीक है, अब इसको अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे तो Cu पॉजिटिव आ गया, तो क्या हो गया? 3d10। ठीक है, अब देखो कॉपर है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पीरियड की साइज छोटा होता है। ठीक है, कॉपर पॉजिटिव चार्ज, एक सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। ये कटायन सबसे ज्यादा, कटायन बहुत ज्यादा पोलराइजिंग पावर को शो करता है।
बहुत ज्यादा पोलराइजिंग पावर को शो करता है। ये हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा बनाने की सोचता है, ठीक है। तो ये कॉपर है, कॉपर के जो फैमिली में कौन कौन है, कॉपर के नीचे कौन कौन है, कॉपर है, ये है कॉपर सिल्वर गोल्ड, ठीक है, कॉपर सिल्वर गोल्ड। अब देखो कॉपर है, सिल्वर है, ये सेम इसकी फैमिली मेंबर है ना, ये तीनों के तीनों सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं और ये सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर रखने की कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट पूछने वाला क्वेश्चन है। और कौन है, जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है, 3d10 4s2। अगर ये इन दोनों को छोड़ दे, टू को, 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, ये तीनों भी कोवलेंट करेक्टर इनमें भी बहुत ज्यादा होता है, इनमें भी कोवलेंट करेक्टर बहुत ज्यादा होता है, इनमें भी कोवलेंट, क्योंकि ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रखते हैं, ठीक है बच्चों। ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को रखते हैं और ये भी, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेम का इसका एक दो। अब एक बात बताओ, ठीक है, आयनिक जो है उसके अंदर कोवलेंट करेक्टर तो आ गया। अब देखो अमान, हमने आयनिक की प्रॉपर्टी क्या क्या पढ़ी थी, आयनिक है वो जल्दी से सोल्यूबल हो जाते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और कलर है वो शो नहीं करते, लेकिन जो कोवलेंट है, कोवलेंट करेक्टर है, कोवलेंट है ना बच्चों, जब कोवलेंट बन जाएगा ना, आयनिक से कुछ कोवलेंट के गुण आ जाएंगे ना, तो उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कम हो जाएगा, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, उसकी जो सोल्यूबिलिटी है। अब देखो नमक को पानी में डाल दो, झट से सोल हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा वो झट से, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड को अगर पानी में डालोगे तो वो उसकी सोल्यूबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो जो इसकी सोल्यूबिलिटी है ना, सोल्यूबिलिटी वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो इसका कलर है ना, कलर, वो ये डार्क कलर शो करता है, ठीक है, वो कलर शो नहीं करता, ये कलर शो करने लग जाएगा। कोवलेंट करेक्टर की खासियत क्या हुई, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा, आपको मैंने ये देखना तो सिखा दिया, आयनिक बॉन्ड से कोवलेंट, कोवलेंट बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक क्या है, कटायन का साइज छोटा होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज होना चाहिए, अनायन का साइज बड़ा होना चाहिए और उसके ऊपर चार्ज ज्यादा होना चाहिए, वो कोवलेंट शो करेंगे। सीधा क्वेश्चन ये पूछ ले, किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसकी सोल्युबिलिटी कम है, या फिर किसके कलर डार्क ज्यादा है। तो आपको पता है, अगर आपको ये पता है ना कि ये कोवलेंट शो कौन करता है, सबसे ज्यादा कोवलेंट नेचर किस में है, तो ये तीनों चीज तो आप वैसे ही बता दोगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इससे आपको पता चल जाए। अच्छा सा क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं एक। अब देखो, ये देखो, AgF, AgCl, AgBr, AgI। उससे पहले एक बात यहाँ पे कंसेप्ट समझना है, जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, आयनिक बॉन्ड वो क्या होता है, जितना ज्यादा मेटल करेक्टर होएगा, जितना ज्यादा मेटल करेक्टर होएगा और जितना ज्यादा नॉन मेटल करेक्टर होएगा, आयनिक बॉन्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब होता है, जितना मेटल करेक्टर ज्यादा हो और जितना नॉन मेटल करेक्टर ज्यादा हो, ठीक है। और अभी हम जैसे कोवलेंट पढ़ेंगे एक बार, तो इस आएगा एक क्वेश्चन, मैं फिर बताऊंगी आपको। इसमें देखो बच्चों, आर, ये एजी सब में सेम है, ठीक है, इसका तो हमें कुछ करना नहीं, हमें आयन से मतलब है। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, यहाँ पे आयोडीन है, ठीक है, आयोडीन है। अब आयोडीन है, अनायन है, अनायन, इसमें पूछा है डार्क कलर किसका होगा, डार्क येलो कलर बताओ, बिल्कुल डार्क येलो कलर। तो हमें पता, अगर हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड है तो उसके वही कलर शो करेगा, आयनिक कंपाउंड कलर शो इतना नहीं करता जितना कोवलेंट करता है। ये अनायन है, ये भी अनायन है, ये भी अनायन है। अब मैंने एक बात बताई थी कि अनायन का साइज है वो बड़ा होना चाहिए, बिग होना चाहिए, अनायन का साइज बिग होना चाहिए। तो इसका साइज सबसे बड़ा है इन तीनों में, पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, ऊपर से नीचे तक साइज बड़ा। तो इसका साइज क्या है, सबसे बड़ा, ठीक है, साइज सबसे बड़ा, इसका मतलब इसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा फजानुल के अकॉर्डिंग। और इस जो इसका जो कलर है वो क्या आएगा,
डार्क कलर, इसका सबसे ज्यादा डार्क कलर आएगा, तो इसका कलर कौन सा होता है? डार्क येलो कलर होता है बच्चों इसका, ठीक है। ये सबसे ज्यादा कोवलेंट शो करेगा, ये इसका पैटर्न बनेगा, ठीक है। आपको सीधा ये 4 ऑप्शन दे देगा और ये पूछेगा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा है, तो आप देख कर भी बता दो क्योंकि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा। अनायन का साइज बड़ा होता है, अनायन का साइज बड़ा, तो अकॉर्डिंग टू फजान रूल ये तो सब में सेम है, अकॉर्डिंग टू फजान रूल इसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, तो इसका जो कलर है वो भी, हाँ इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो भी क्या है? कम है। सोल्यूबिलिटी भी इसकी क्या है? कम है। सोल्यूबिलिटी भी इसकी क्या है? कम है। तो आप ये देख कर, ये कोई भी पॉइंट आपसे पूछ ले तो आपको तो एक ही बात याद रखनी कि फजान रूल क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी एग्जांपल को हम बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, SnCl2 और SnCl4, ठीक है। अब देखो वो तो कटायन का, वो तो अनायन का एग्जांपल था, ये है कटायन का। इसमें ये बताओ कि किस में ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, या अगर मैं ये पूछ लूं, ये 3 बात पूछ लूं, कोवलेंट, कलर, सोल्यूबिलिटी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो बच्चों इन चारों में से कुछ भी पूछ ले आपसे, आपको तो एक ही बात याद रखनी है, यहाँ पे हमारे पास अनायन है ना, वो बिल्कुल सेम है, अनायन का हमें कुछ नहीं करना, हमें कटायन देखना है। कटायन भी कटायन के पास 2 ही चीज थी, या तो साइज छोटा या फिर चार्ज हो। साइज तो ठीक है, चार्ज देखो इसके पास +2 है, इसके पास +4 है। यहाँ पे जो कटायन है उसके पास +2 चार्ज है और यहाँ पे कटायन के पास +4 चार्ज है। इसका मतलब कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? SnCl4 में। कोवलेंट कैरेक्टर किसमें ज्यादा है? SnCl4 में, ठीक है। तो हम इससे कोवलेंट कैरेक्टर बता सकते हैं। कलर किसका डार्क कलर है? SnCl4 का। सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा है? SnCl4 की। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? SnCl4 का। कुछ भी पूछ ले, हमें तो इतना ही पता है ना ये चीज, ठीक है। चलो बच्चों, चलो बच्चों आज मैं इतना ही छोड़ती हूँ। मैं सोच रही थी एक टॉपिक और करवा दूं, लेकिन काफी लेंथी है ये, शायद इसकी आज एक क्लास आ गई, 2 क्लास और आएंगी इसकी, ठीक है। लेकिन आपका चैप्टर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मैं साथ साथ क्वेश्चन भी ले रही हूँ और मैं प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगी आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।